नियति हैरानी से माधुरी को देखे जा रही थी। माधुरी उसे अपनी ओर ऐसे देखता पाकर बड़े प्यार से कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? माँ, अचानक ये रिश्ता? नियति हैरानी से कहती है, बेटा अब तेरा करियर सेट हो गया है, तू अपने पैरों पे खड़ी हो गई है और अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। माधुरी प्यार से नियति को समझाती है। लेकिन नियति कहती है, तभी माधुरी उसे बीच में ही रोकती हुई बोल पड़ती है, बस बस लेकिन मत कर, अभी शादी क्यों करनी है? नियति मासूमियत से पूछती है। माधुरी ये सुनकर एकदम से खामोश हो जाती है तो नियति अपनी पीठ उनकी ओर करके कहती है, माँ, अचानक ये रिश्ते की बात कहाँ से ले आए आप लोग? मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। कहते हुए नियति वापस माधुरी की ओर पलटती है तो पाती है कि वो खुद में ही खोई हुई है। क्या हुआ माँ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नियति माधुरी के पास जाकर कहती है। नहीं बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। माधुरी प्यार से उसके गाल छूकर कहती है। इसके बाद माधुरी नियति को बिस्तर पर बिठाती है और कहने लगती है, देख बेटा, अब तेरा करियर, तेरी पढ़ाई सब सेट हो चुका है और ये वक्त शादी के लिए एकदम सही है। लेकिन माँ, नियति तड़प कर कहती है, हम बस तेरी खुशी चाहते हैं बेटा। माधुरी कहती है, माँ मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी और आप रह लेंगी मेरे बिना? नियति माधुरी की आंखों में देखती हुई पूछती है तो वो खामोश हो जाती है। बोलिए ना, नियति एक बार फिर तड़प कर कहती है। माधुरी की आंखों में नमी तैरने लगती है और वो रुंधे हुए गले से कहती है, तेरी माँ तेरे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती नियति। तो फिर क्यों मुझे खुद से दूर भेज रही हो? नियति तड़प कर पूछती है। क्या करूं बेटा, दुनिया की रीत ही यही है और मेरे पास तो सिवाय तेरे और कोई नहीं है ना। मेरे लिए तो तू आज भी मेरी वही छोटी सी नियति है। आज भी मेरा दिन तुझे देखे बिना शुरू नहीं होता और दिन भर तेरी माँ माँ सुनने की आदत सी पड़ गई है। कहीं से भी तू आए, माँ माँ, बस माँ। तू मुझसे कहती है कि तू अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उससे पहले तो मैं अपने आप से ये पूछती हूँ कि क्या मैं तुझे खुद से दूर करने के लिए तैयार हूँ? नहीं बेटा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। कहते कहते माधुरी रोने लगती है। माधुरी की आंखों में आंसू देख नियति की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। इधर देखिए माँ, नियति माधुरी का चेहरा अपनी ओर करके पूछती है। माधुरी नम आंखों से उसे देखती है तो नियति की आंखों से भी आंसू लुढ़क कर गालों पर आ जाते हैं। नहीं बेटा, नहीं, माधुरी नियति के आंसू पोंछती हुई कहती है। इतना सुनते ही नियति माधुरी का हाथ पकड़ती है और खींचकर उन्हें अपने गले लगा लेती है। नियति के गले लगकर माधुरी एक बार फिर सुबकने लगती है। इस बार नियति भी खुद को रोक नहीं पाती है। कुछ पलों बाद वो दोनों अलग होती है। फिर माधुरी नियति से कहती है, कल वो लोग तुझसे मिलने आ रहे हैं बेटा। क्या? नियति हैरानी से कहती है। हाँ बेटा, एक बार उनसे मिल लो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा हमें मंजूर है। माधुरी नियति के गाल छूकर कहती है और उठकर वहां से चली जाती है। माधुरी के जाते ही नियति खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगली सुबह नियति अपने कमरे में सो रही थी। तभी माधुरी आती है और उसे उठाती हुई कहती है, उठ जाइए मिस सीबीआई, सूरज कब का निकल गया है। माधुरी की आवाज सुनकर नियति की नींद खुलती है तो वो उबासी लेती हुई
उठकर बैठती है और कहती है, अरे माँ आप तू कब से इतनी देर तक सोने लगी? माधुरी हैरानी से कहती है, पता नहीं माँ, आजकल नींद ही नहीं खुलती। नियति उबासी लेती हुई कहती है, अच्छा चल अब नाश्ता कर ले। माधुरी नियति को चलने का इशारा करती हुई कहती है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती हूँ। नियति कहती है तो माधुरी वहां से चली जाती है। इसके बाद नियति उठती है और सीधा अपना टॉवेल लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। उसने ब्लैक टी शर्ट और ग्रे लोअर पहन रखा था। अपने बाल पोंछती हुई नियति आईने के सामने आती है और खुद को देखती हुई सोचने लगती है, मुझे जल्दी माँ और पापा से बात करनी होगी। मैं विराट से प्यार करती हूँ तो किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? इतना कहकर नियति अपने कमरे से बाहर निकलती है और सीधे हॉल में चली आती है। महेश इस वक्त हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो महेश के सामने जाकर बैठ जाती है और एकदम से कहती है, पापा वो मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। महेश अखबार में नजर गड़ाए हुए कहते हैं, पापा वो। नियति इसके आगे कहने ही वाली होती है कि तभी माधुरी वहां चली आती है। चलिए नाश्ता लग गया है, माधुरी कहती है। हाँ चलो। महेश अखबार टेबल पर रखते हुए कहते हैं और वहां से उठकर डाइनिंग की ओर बढ़ जाते हैं। तू यहाँ क्यों बैठी है? चल नाश्ता नहीं करना क्या? माधुरी नियति को कहती है तो वो भी उनके साथ डाइनिंग टेबल की ओर चली आती है। महेश को याद आता है कि नियति उनसे कुछ कहने वाली थी, तो वे नियति से पूछते हैं, नियति क्या कह रही थी तू बेटा? कुछ नहीं पापा, वो बस ऐसे ही। नियति झिझकती हुई कहती है तो महेश मुस्कुरा देते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। अपना नाश्ता करने के बाद महेश अपने कमरे की ओर जाते हुए कहते हैं, माधुरी जरा अंदर आना, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। जी कहकर माधुरी भी महेश के पीछे चली जाती है। मुझे इन दोनों को अपने और विराट के बारे में जल्दी बताना होगा, नियति खुद में ही बड़बड़ाती है। इसके बाद नियति भी उठकर माधुरी और महेश के कमरे की ओर बढ़ जाती है। नियति दरवाजे पर पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खटखटाने को होती है कि महेश और माधुरी की बातें उसके कानों में पड़ती हैं। नियति की शादी मेरा सपना है माधुरी। अपनी इकलौती बेटी की शादी मैं ऐसे इंसान से करूंगा ना जो करोड़ों में एक होगा। अपनी इकलौती बेटी की शादी मैं ऐसे इंसान से करूंगा जो करोड़ों में एक होगा। एक ही बेटी है हमारी, कम से कम इसकी शादी मैं अपने पसंद से करना चाहता हूँ। महेश उम्मीद भरे स्वर में माधुरी से कहते हैं। लेकिन उसके मन को भी तो जानना जरूरी है ना, माधुरी कहती है। बिल्कुल, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, महेश कहते हैं। खैर जहाँ तक मैं जानती हूँ उसकी जिंदगी में अब तक कोई नहीं है, माधुरी ने कहा। अच्छा है, उसके लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा चुनने की जिम्मेदारी अब उसके पापा की है, महेश मुस्कुराते हुए कहते हैं। नियति को मैंने कल रात बता दिया है कि आज उससे मिलने आ रहे हैं वो लोग, माधुरी कहती है तो महेश हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। बाहर खड़ी नियति जब ये सब सुनती है तो वो एकदम से सोच में पड़ जाती है। उसके मन में एक अजीब सा तूफान चलने लगता है कि आखिर अब किसे चुनेगी, अपने प्यार को या परिवार को। नियति चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसके कानों में महेश के कहे शब्द बार बार गूंज रहे थे। नियति की शादी मेरा सपना है माधुरी। अपनी इकलौती बेटी की शादी मैं ऐसे इंसान से करूंगा ना जो करोड़ों में एक होगा। एक ही बेटी है हमारी, कम से कम इसकी शादी तो मैं अपनी पसंद से करना चाहता हूँ। नियति खामोशी से आकर बिस्तर पर बैठ जाती है और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाकर सोचने लगती है, क्या करूं मैं अब? पापा की बात टालना भी तो सही नहीं है, पर शायद अगर मैं उन्हें सच बता दूं तो क्या वो समझेंगे? लेकिन
अगर इस वक्त मैंने उनसे कुछ भी कहा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बचपन से माँ और पापा ने मेरी हर विश पूरी की है। मैं अब ऐसे उन्हें हर्ट नहीं कर सकती। पर विराट विराट का क्या? मैं विराट से बहुत प्यार करती हूँ। क्या करूँ मैं? नियति ये सोच ही रही थी कि तभी फोन के रिंगटोन से उसकी तंद्रा टूटती है। हे नियति, कैसी हो? दूसरी साइड से विराट की प्यार भरी आवाज आती है। थैंक गॉड तुमने कॉल किया। नियति गहरी सांस लेती हुई कहती है। क्या हुआ? विराट घबराहट भरे स्वर में पूछता है। विराट, मम्मा और पापा मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर आए हैं। नियति एकदम से कहती है। व्हाट? विराट हैरानी से कहता है। हाँ यार, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर ही रही थी लेकिन मैं कर ही नहीं पाई। आज शाम ही वो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। नियति ने कहा। अच्छा अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ, विराट कहता है और फोन रख देता है। नियति एक गहरी सांस लेती है कि तभी माधुरी उसके कमरे में आती हुई कहती है। नियति, चल बेटा तैयार हो जा। माँ, ये क्या है? माधुरी के हाथ में बैग देख नियति हैरानी से उनसे पूछती है। माधुरी उस बैग को वहां बिस्तर पर रखती है और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत डार्क पिंक और सिल्वर कलर की मिक्स नेट वाली फ्रॉक सूट निकालती है जिसमें वेलवेट का ब्लैक बॉर्डर था और ज़्यादा वर्क नहीं था और लंबाई भी घुटनों से कुछ नीचे तक थी। माँ, ये ड्रेस? नियति ड्रेस देखकर पूछती है। हाँ, मैंने सेलेक्ट की है। आज तो यही पहनकर उनसे मिलेगी। अच्छी है ना? माधुरी खुश होकर कहती है। नियति ये सुनकर फीका सा मुस्कुरा देती है और वो ड्रेस लेकर तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद नियति वो ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था और चेहरे पर बिल्कुल लाइट मेकअप किया था। आंखों में हल्का सा काजल लगाया था और दुपट्टा उसने गले में रखा था। नियति को देख माधुरी कहती है, बहुत प्यारी लग रही है। चल तू यहीं रुक, मैं तुझे बुला रही हूँ। इतना कहकर माधुरी वहां से चली जाती है। नियति विराट को फोन करती है और कहती है, विराट, वो लोग बस आते ही होंगे, क्या करें? तुम चुपचाप उनसे मिलो, टेंशन मत लो। विराट दूसरी ओर से कहता है। लेकिन नियति कहती है, डोंट वरी, मैं बस तुम्हारे ही घर आ रहा हूँ। विराट कहता है, ओके। नियति कहती है और फोन रख देती है। कुछ देर में नियति के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी के अंदर से कोट पैंट और टाई पहने एक रोबीला आदमी बाहर आता है जिन्होंने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। वो आदमी दिखने में बहुत हैंडसम था। उनके साथ ही एक औरत भी थी जिन्होंने नेट की साड़ी पहन रखी थी और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उस औरत के बाल उसकी कमर तक आ रहे थे और उनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। उनका रंग गोरा था और शरीर की बनावट इतनी खूबसूरत थी कि जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। महेश बाहर आते हैं और उन्हें देखते हुए कहते हैं, नमस्ते, अंदर आइए ना प्लीज। जी नमस्ते, आदमी अपने हाथ जोड़कर कहता है। आपका बेटा? महेश इधर उधर देखते हुए कहते हैं। नमस्ते अंकल जी। आदमी और औरत के पीछे से आवाज आती है। आवाज सुनकर वो दोनों जरा शाइड हो जाते हैं। उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि विधान ही खड़ा हुआ था, वही लड़का जिससे विराट और नियति रेस्टोरेंट में मिले थे। उस लड़के को देख महेश एक पल को बड़े गौर से उसे देखने लगते हैं। डार्क ग्रीन पैंट, वाइट शर्ट, उस पर क्रीम कलर की जैकेट और आंखों पर काला चश्मा। वो लड़का बेहद स्मार्ट दिख रहा था। विधान अपना चश्मा हटाते हुए आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए महेश के पैर छूता है। आइए, आप सब अंदर चलिए ना, महेश कहते हैं और उन लोगों को लेकर अंदर आने लगते हैं। घर के अंदर आते हुए विधान की नज़र घर के मेन डोर पर लगी नेम प्लेट पर पड़ती है और वो मन ही मन उसे पढ़ते हुए कहता है, सिंघानिया हाउस। उसके बाद वो हल्के से अपने होठों को दबाता है
और अपना सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता है। सभी घर के अंदर आते हैं। माधुरी अंदर हॉल में ही थी। उन्हें देखते ही माधुरी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करती है, तो वो लोग भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करते हैं। फिर महेश सबका परिचय कराने लगते हैं। माधुरी, ये है मिस्टर आनंद कपूर और ये उनकी पत्नी मिसेस अनीता कपूर। महेश आदमी और औरत की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, और ये इनका बेटा विधान कपूर। महेश विधान की ओर इशारा करके कहते हैं। माधुरी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। और ये है नियति की माँ और मेरी धर्मपत्नी मिसेस माधुरी सिंघानिया। महेश सबको माधुरी का परिचय देते हैं। माधुरी का परिचय जानकर विधान आगे बढ़ता है और उन पैर छूता है, तो माधुरी कहती है, अरे बस बस बेटा, हमेशा खुश रहो। विधान उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। आइए, आप लोग बैठिए ना। माधुरी सोफे की ओर इशारा करके कहती है। सभी आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। आपका घर तो काफी अच्छा है महेश जी, आनंद मुस्कुराते हुए कहते हैं। जी धन्यवाद। ये घर आज जो भी है उसका श्रेय सिर्फ माधुरी को जाता है। अपने प्यार और संस्कार से इसने ही आज इस घर को ऐसा बनाया है। महेश माधुरी को देखते हुए कहते हैं। ये सुनकर माधुरी मुस्कुरा देती है। अरे जब माँ इतनी अच्छी है तो बेटी भी बहुत अच्छी होगी। नियति को बुलाइए ना, आखिर उसी से तो मिलने आए हैं हम। अनीता मुस्कुराती हुई कहती है। माधुरी महेश की ओर देखती है तो महेश अपने पलके झपकाकर उसे हाँ में इशारा कर देते हैं। तो माधुरी कहती है, जी मैं अभी बुला कर लाती हूँ। इसके बाद माधुरी नियति के कमरे की ओर बढ़ जाती है। नियति खामोशी से अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। माधुरी उसे देखकर अंदर आती हुई कहती है, क्या हुआ नियति? कुछ नहीं माँ, नियति अपनी जगह से खड़ी होती हुई कहती है। नर्वस मत हो बेटा, मैं और तेरे पापा है ना, चल नीचे चल। माधुरी प्यार से नियति के गाल छूकर कहती है। नियति ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और माधुरी के साथ आगे बढ़ जाती है। चलते चलते नियति माधुरी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, वक्त ने कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। मैं कैसे बताऊं आपको सच मां। सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह।